हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्नी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, जो है नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन और ये आपके चैप्टर 12 से बिलोंग करता है। तो अब आपको ये जानना होगा कि सर फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए, फ्रिक्शन कहते हैं कि जब दो सरफेस, सपोज दैट मैं अगर कह दूं कि दो सरफेस की बात करता हूं, तो मेरे से मान एक सरफेस मेरा ये हाथ है और एक सरफेस मेरा ये हाथ है, और जब दोनों में मोशन एक दूसरे की रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मेरा हाथ आगे की तरफ स्लाइड करे और ये हाथ मेरा पीछे की तरफ स्लाइड करे, तो जब दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन करते हैं, तो ये जो दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के इस मोशन का अपोज करते हैं। ये सरफेस इसका अपोज करेगा और ये सरफेस इसका अपोज करेगा, और इन्हीं फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट दैट द अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। जाने ये तो क्लियर ही है, लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के कारण क्या है? तो फ्रिक्शन के कारण के लिए देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल सेट किया है। आप सभी देखते हैं ये दो वुडन ब्लॉक हैं, दो वुडन ब्लॉक। एक्चुअल में स्मूथ सरफेस में आप उनको, आपकी आंखें उतनी बारीकी से नहीं देख सकती, लेकिन आप एक पूरी तरह से रफ सरफेस पे आप बड़ी आराम से इसको देख सकते हैं कि जब दो रफ सरफेसों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रफ सरफेसों के अंदर में कुछ चीजें, कुछ सरफेस निकले होते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं। तो जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उनको हिल्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ धंसे होते हैं उनको वैलीज कहते हैं। और जब ये हिल्स और वैलीज एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर मोशन करते हैं, तो ये हिल्स और वैली एक दूसरे में क्या कहते हैं? इंटरब्लॉक हो जाते हैं। और जब ये इंटरब्लॉक हो जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मोशन का क्या करने लगते हैं? पूरी तरह से विरोध करने लगते हैं, और इन्हीं इंटरब्लॉकिंग की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस पैदा होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये लिखा द इंटरब्लॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोज द मोशन वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर गिव्स राइज टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जहां पर हमें यह जानना है कि आखिर हम फ्रिक्शन फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। तो टॉपिक भी हमारा वही है कि मेजरिंग द फ्रिक्शन, मतलब हम फ्रिक्शन फोर्स को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमें एक लकड़ी का एक वुडन टेबल लेना होगा। वुडन टेबल होगा, आपके यहाँ नहीं तो मेटल का टेबल है तो मेटल का टेबल ले लीजिएगा, और उस पर रख दीजिएगा एक लकड़ी का एक वुडन बॉक्स, और छोटा या लकड़ी का एक टुकड़ा रख दीजिएगा। अब उसके, जिसका वजन कुछ न कुछ m तो होगा ही, उनका एक सिरा अगर आप स्प्रिंग बैलेंस के हुक से कर देते हैं, तो वो एक दूसरे की तरह से इंटरब्लॉक कर लेगा। और जब ये इंटरब्लॉक कर लेगा, तो अगर आप स्प्रिंग बैलेंस को F फोर्स से इधर धीरे धीरे, तेजी से नहीं, धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग में जहां पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर धीरे धीरे पीछे की तरफ आना शुरू करता है। ठीक, अब और आप बहुत धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे, तो देखेंगे एक, जब कुछ निश्चित लिमिटेशन तक आप बढ़ाते जाएंगे, तो ये वुडन ब्लॉक फिक्स्ड रहेगा, और ये आपका जो हमारा इंडिकेटर है वो धीरे धीरे पीछे आता रहेगा। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद जब हम इसको खींचते हैं, और ये जिस पॉइंट पर रुका होता है वो उसी पॉइंट पर रुक करके वुडन ब्लॉक को खींचने लगता है, तो जिस पॉइंट पर ये रुक करके ब्लॉक को खींचने लगता है, वो जो, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। और मेजर करने के बाद हम कह देते हैं क्या, अब इसका जो भी आएगा वो न्यूटन में फोर्स आएगा। तो जो भी हमारा ये जिस पॉइंट पे आएगा उतने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कौन? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। और उसके आप बियॉन्ड जाकर के आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपका नेचुरल फोर्स होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें ये जानना होगा कि फ्रिक्शन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रिक्शन के कुल तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहते किसे हैं? तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव ओवर द अनदर सरफेस बट एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है कि अगर कोई एक बहुत हैवी मास कहीं रख दिया जाता है
और उसको एक बहुत ही हाई फोर्स से उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। और अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से ज्यादा नहीं हुआ, तब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपनी ही पोजीशन पे क्या रहेगा, बना रहेगा। और जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स हैवी मास के माने इनके द्वारा लगाए गए फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होगा। और जब ये मोशन नहीं होगा, क्या कर रहा है, बट द एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट, नहीं हुआ, तो ऐसे फोर्स को जो इस ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये वाला फोर्स, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई? यानी आप समझिए कि अगर ये बहुत हैवी, जैसे आपने देखा कि जो कुछ आपके घर में कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो आपके कितने भी ताकत लगाने पर वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हो सकते, तो आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को कंसिडर करिए कि अगर आप उसको धक्का लगा रहे हैं और वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, तो जब पोजीशन से हिलेगा नहीं तो बॉक्स द्वारा सरफेस पे लगाया गया जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन अब ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, माने फ्रिक्शन की लिमिट। तो ये क्या है, द मैक्सिमम अपोजिट फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यही समझ लीजिए, मैं आपको इसी हैवी मास समझा रहा हूं। जैसे मान लिया जब आप अकेले खींच रहे थे तो ठीक है, अब मान लिया आप अपने दोस्त को भी शामिल कर लेते हैं, अपने दोस्त के दोस्त को भी शामिल कर लेते हैं, और जब आप तीनों के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है F1, F2 और F3 अगर इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर हो जाता है, तो सोचिए क्या ये बक्सा मूव करेगा? नहीं, क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उतना ही है जितना हैवी बॉक्स अभी नीचे की तरफ लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस सिचुएशन में एक चींटी भी आकर के इसको धक्का दे, एक चींटी भी अगर आपको धक्का दे और इसके अंदर मोशन दिख जाए, तो चींटी से पहले वाली कंडीशन कि जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स हैवी मास के एग्जैक्ट बराबर है, और वो सिचुएशन क्या कहलाती है, अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट में लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखिए वही बात है कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम इन प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मोशन कर रहा है। अब वो मोशन दो तरीके का हो सकता है। अगर मान लिया वो स्क्वायर शेप का वो ऑब्जेक्ट है तो वो उसके ऊपर घसीटते हुए जाएगा, तो उस जब घसीटते हुए जाएगा तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन अगर मान लिया वही ऑब्जेक्ट कोई गोल आकार की कोई वस्तु है और वो अगर उस नीचे वाले उस सरफेस के ऊपर अगर रोल्ड करता हुआ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी एक सरफेस द्वारा दो ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग प्रकार के फ्रिक्शन लगते हैं, तो उन्हीं फ्रिक्शन का नाम है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये लिखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने बोला कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग, क्या है, स्लाइडिंग ओवर द सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जैसे आपके घर में कोई लकड़ी का कोई एक गोलाकार कोई एक लट्ठा है। अब उस लकड़ी के उस गोलाकार लठ को अगर आप रस्सी से बांध करके खींच रहे हैं तब वो जाकर तो गोलाकार जो हमारा उस सिलेंड्रिकल पिलर को दो तरीकों से खींच सकते हैं। या तो आप उस रस्सी से बांध करके घसीट सकते हैं, तो अगर घसीटेंगे तो लकड़ी के उस पिलर और जमीन के उस सरफेस में यानी क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जबकि जो दूसरा क्या कहता है जी, रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू द प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस। अगर आप उसी लकड़ी के उस पिलर को अगर आप खोल करके अगर आप उसको धक्का देते हैं तो देखिए वो लकड़ी का पिलर जमीन पर क्या रोल्ड करता है, और वो रोल्ड करता हुआ वो आगे जाता है। तो यानी एक ही सरफेस पे एक दो ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग प्रकार की मोशन होती है। यानी एक आप उसको घसीट सकते हैं और दूसरा आप उसको रोल करा सकते हैं। अगर घसीट रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर रोल्ड करा रहे हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है।
और यही वजह है कि हम किसी वस्तु को ढकेल कर ले जाने से हमारे ज़्यादा अच्छा है कि उसको हम रोल्ड करते हुए लेके जाएं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम अगर एक्सचेंज कर ले तो उसमें हम फ्रिक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जैसे दो फैक्टर हैं, एक है नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसे मान लिया अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो जिसको फ्रिक्शन आपको मेजर करना है, जिसके फ्रिक्शन को घटाना या बढ़ाना, तो आप देखिए वो आपका ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। जाहिर सी बात है, या तो वो स्मूथ होगा या तो वो खुरदुरई होगी। अगर वो स्मूथ होगा तो उसको घसीटने में, रोल्ड करने में उस ऑब्जेक्ट में कम से कम फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर वो सरफेस खुरदुरा होगा और उसके अंदर डिफॉर्म शेड होगा तो देखिए उनके मोशन में उतनी दिक्कत आएगी और उसका फ्रिक्शन वैल्यू भी उतना अधिक होगा। यानी ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, रफनेस और दूसरा स्मूथनेस। जबकि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अगर वेट की अगर आप बात करें तो ये जो वेट है, जैसे मान लिया अगर आपका ऑब्जेक्ट कम वजनी है या मास का है तो उसको हल्का सा फोर्स लगाएंगे वो तुरंत आगे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा है और तब आप उतना ही फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का मास जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, और जिसका मास जितना कम होगा उसकी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन पर किसी ऑब्जेक्ट ढकेलने के लिए जो अपोजिट फोर्स को फील करते हैं, उसी प्रकार से पानी के अंदर भी कुछ अपोजिट फोर्स लगते हैं और उन्हीं अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ज़मीन पे दौड़िए तो जब ज़मीन पे दौड़ते हैं तो आप देखिए बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं। लेकिन अगर वही दौड़ अगर आप पानी में करेंगे, जब घुटने भर का पानी हो, तो क्या दौड़ पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे आप पाँव आगे बढ़ाएंगे तो पानी भी आपके पैरों पर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा, और उन्हीं फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे डिफिनीशन यहाँ पर है कि व्हेन द लिक्विड exert an opposite force in the direction of motion is called fluid friction। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जैसे बात है पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके रिलेवेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी, तो ये पानी उसके सरफेस को रगड़ते हुए जाएगी, और ये जितना उसके बॉडी को रगड़ेगी वो उस बॉडी में उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। इसी नाते पानी में चलने के लिए जो नाव और बोट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनके सिरे पॉइंटेड बनाए जाते हैं। अब ये पॉइंटेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब पानी इनके सरफेस पे पड़ती है, मान लिया पानी यहाँ पर पड़ी, तो ये पानी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, या तो उधर चला जाएगा या तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी आपके ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में पानी कम से कम इनके कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि पानी पड़ेगा तो ऐसे बिना इनके कांटेक्ट में, बल्कि वो इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से इस पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स उतने कम होंगे और नाव का फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही अधिक होगा। इस नाते आप पानी में अब नाव देख लीजिए, चाहे मछलियां देख लीजिए, चाहे स्ट्रीमर या मोटर बोट देख लीजिए, उन सभी का आगे का सिरा नुकीला बनाया जाता है, और उसी ऐसे शेप वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम लाइन शेप्ड कहते हैं, जो उनके लिक्विड अपोजिट प्रेशर को या अपोजिट फोर्स को कम से कम कर सके।